चलो अब जेईमेन का प्रॉब्लम देखते हैं। दिया है कि 3 कंसेंट्रिक हॉलो सेल्स ए बी एंड सी ऑफ रिस्पेक्टिव रेडियाई ए बी एंड सी, ठीक है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है। हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रिस्पेक्टिवली। द पोटेंशियल ऑफ सेल बी इज, तो दिया हुआ है कि 3 सेल है, ठीक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। बोल रहा है कि इसका रेडियस जो है वो ए है, इसका रेडियस बी है और इसका रेडियस कितना है, सी है, ठीक है। जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पर प्लस सिग्मा दिया है, इस पर माइनस सिग्मा दिया है, इस पर प्लस सिग्मा दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस सेल का, बी सेल का पोटेंशियल बताइए कितना होगा। तो इसका पोटेंशियल निकालना तो कैसे निकालोगे, इसके रिस्पेक्ट में, तो पोटेंशियल ऑफ सेल बी, तो ये कैसे निकलेगा जी, तो इसका पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बाहर का पॉइंट है तो इसको सेंटर पर रख करके के क्यू बाई आर लगा देंगे, तो हो जाएगा के और क्यू के जगह पर हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा, तो के क्यू अब बाई इससे दूरी जो कितना है बी है, प्लस इसके कारण तो ये सरफेस वाला ही हो जाएगा, तो हो जाएगा के और क्यू कितना हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर माइनस सिग्मा बाई आर, तो आर के जगह पर बी हो जाएगा, प्लस इसके रिस्पेक्ट में ये अंदर का पॉइंट है तो के क्यू बाई कैपिटल आर ही हो जाएगा, तो के क्यू के जगह पर हो जाएगा 4 पाई सी स्क्वायर प्लस सिग्मा, तो के क्यू और इसके कारण ये अंदर का पॉइंट है तो के क्यू बाई कैपिटल आर होगा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसी को आप देख लीजिएगा। आप क्या करिएगा कि 4 पाई के को बाहर निकाल दीजिए, 4 पाई को बाहर निकाल दीजिए, सिग्मा को ही बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ से कितना बचेगा देखिए, तो के 4 पाई सिग्मा बाहर चल गया तो यहाँ से बच गया ए स्क्वायर बाई बी, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई बी, ये कट भी सकता था बी भी, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन अगर देखिए तो बी स्क्वायर माइनस ऐसे करके दिया है, ए स्क्वायर माइनस करके दिया है, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं, ठीक है, प्लस 4 पाई के सिग्मा को बाहर निकाल दिए, तो ये कितना हो गया सी स्क्वायर बाई सी, ऐसा है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट के टर्म में दिया तो इसको लिखेंगे, के का वैल्यू कितना लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो ना इसको काट ही देते हैं, जो होगा सो होगा। ये हो गया 4 पाई सिग्मा, ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही वाला हो जाएगा। तो ये वाला किस टर्म में दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए, तो ये वाला तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी, पहला 2 टर्म को कर दिया है, उसके बाद प्लस लिखा है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी, बी ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, ठीक है। ये वाला तो मैच नहीं किया क्योंकि यहाँ नीचे में ए है, यहाँ पे नीचे में बी है, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, जबकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो आपको समझ में आ गया हो, कुछ इसमें दिमाग लगाना ही नहीं, पहले ही बता दिया गया कि इस पॉइंट का निकालना है, तो इसके रिस्पेक्ट में बाहर का पॉइंट है तो के क्यू बाई स्मॉल आर वाला लगा दिए, इसके रिस्पेक्ट में ये सरफेस का पॉइंट है तो के क्यू बाई आर लगा दिए इसका वाला, और इसके रिस्पेक्ट में ये इनर पॉइंट है तो के क्यू बाई कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इसके लिए सी है, तो ये लगा दिए, ऐसे कर दिए, चला गया, ठीक है। चलो दिया हुआ है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 90 पिकोफैराड इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट इफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल of dielectric constant K equal to 5/3 is inserted between the plates, the magnitude of the induced charge will be, ठीक है। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक जो होता है, कोई भी कैपेसिटर जो होता है, तो इस पे अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं, ठीक है, तो अगर जो इस पर चार्ज प्लस क्यू है और इस पर चार्ज जो है वो माइनस क्यू है, तो इस पर जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो होता है प्लेट पर जो चार्ज होता है, प्लेट पर जो चार्ज होता है इंटू 1 - 1/k होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है पैरेलल प्लेट 90 माइक्रोफैराड है
जिसका कैपेसिटेंस अब वोल्ट 20 है, बैटरी जो इससे क्या है लगा हुआ है, ठीक है, इसका 20 वोल्ट है और ये 90 पिकोफैराड है। कराइए फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 5/3 इज इंसर्टेड। तो इसमें K = 5/3 इंसर्ट कर दीजिएगा तो कैपेसिटेंस K टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है इस पे कितना इंड्यूस्ड हुआ है। तो प्लस वाले कारण यहाँ पर माइनस इंड्यूस्ड होगा, यहाँ माइनस वाले कारण यहाँ प्लस इंड्यूस्ड होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो निकालिए कि प्लेट पर कितना चार्ज होगा। तो C इसका कितना होगा, तो 90 P को इंसर्ट करने के पहले था, इंसर्ट करने के बाद कितना हो जाएगा, इतना इंटू 5/3, ठीक है। तो Q का वैल्यू हो जाएगा C इंटू V, तो V का वैल्यू हो गया 20, ठीक है। आप देख लीजिएगा ये 30 हो गया, तो ये 150 हो गया, ठीक है, 150 और ये 20, तो ये कितना हो गया 3000 हो गया, 30 और 00 पिको कूलम। इतना चार्ज जो है वो प्लेट पर होगा, तो इस पे कितना होगा, तो इंड्यूस्ड वाला होगा कितना, जितना होगा प्लेट पर इंटू 1 - 1/K, तो K का वैल्यू 5/3 दिया हुआ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3000 P, और ये वाला हो गया कितना, यहाँ गया तो 3/5, ये हो जाएगा 2/5, तो 2/5, 5 से ये 6 बार में हो गया, तो ये हो गया 1200 पिको कूलम। अब वो किस टर्म में दिया है, नैनो में दिया है, ठीक है। तो नैनो 10⁻⁻12 है, तो इसको 10⁻⁹ इंटू 10⁻³ लिखिएगा, -3 इसको समेट लेगा, तो हो जाएगा 1.2 नैनो कूलम। तो 1.2 नैनो कूलम होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ किए हैं नहीं, बस सिंपली क्या किए हैं कि जो डाटा दिया है उसके हिसाब से प्लेट पर चार्ज निकाल दिए हैं, ठीक है। और इस पर चार्ज निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यूज कर लिए। चला दिया हुआ है ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस A/2 above द सेंटर ऑफ द स्क्वायर सरफेस ऑफ एज A एज शोन इन द फिगर, ठीक है। प्लेट है और सेंटर से A/2 दूरी पर है, तो ये तो एकदम स्पेशल केस रहता है। करा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस स्क्वायर सरफेस इज, स्क्वायर सरफेस से जो है वो कितना फ्लक्स पास करेगा, तो कोई स्क्वायर प्लेट है तो सेंटर से A/2 दूरी पर रहता है, तो Q/6 ε0 पास होता है, वो तो आपको बताया ही जाता है क्लास में। और अगर एक स्क्वायर प्लेट है कॉर्नर से A दूरी पर रहता तब कितना पास होता, तो जितना Q/6 ε0 था उसका भी क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है, मतलब Q/24 ε0 हो जाता है। ये सब हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा कितना Q/6 ε0, तो B हो जाएगा। चलिए अब दिया हुआ है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन द सर्किट गिवन बिलो इज। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट क्या करा है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो कुछ करना नहीं है, देखो ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, दिख रहा है ना कि पैरेलल में। देखो ना ये वाला है जो कि यहाँ से ऐड है ये भी, और ये वाला यहाँ से ऐड है ये भी, यहाँ से ऐड है, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब 6 को ऐसे लिख दो, या फिर चलो डायग्राम बना देते हैं। तो ये ऐसे दिया हुआ है, ये वाला A है, ठीक है, और ये वाला B है। तो आपको ये दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड, ये दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, ये दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, ये दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इसका नाम आप D देते हैं तो ये भी D ही हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम आप E देते हैं तो ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है, ठीक है। जब तक जंप नहीं करेंगे नाम एक ही रहेगा, तो आप देख लीजिए। और ये B है तो ये B है,
तो ये वाला है जो ई और बी के बीच में, ये वाला भी ई और बी के बीच में, तो ये दोनों पैरेलल हो गया, तो ये 6 हो गया, ठीक है। और इसको देखिएगा तो डी और ई के बीच में, इसको देखिएगा तो डी और ई के बीच में, इसको देखिएगा तो डी और बी ई के बीच में, तो ये तीनों है जो कि डी और ई के बीच में हुआ, मतलब पैरेलल हो गया। तो 5 5 10 2 12, तो 12 हो गया डी और ई के बीच में। तो इसको ऐसे कर दे सकते हैं कि ये वाला जो है 6 माइक्रोफैराड, ये ए यहाँ पे है, और 12 जो हो गया है ए से डी के बीच में है ये, ठीक है। और डी से ई के बीच में, ये वाला डी से ई के बीच में, ये भी डी से ई के बीच में, ये भी डी से ई के बीच में, तो तीनों पैरेलल हो गया। तो 5 5 10 2 12 हो गया, तो 12 माइक्रोफैराड हो गया डी से ई के बीच में, ठीक है। और ये 4 2 6 था जो कि किसके बीच में था, ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में। तो कहने का अर्थ है कि ई और बी के बीच में कितना है, तो 4 2 6 माइक्रोफैराड। ये डायरेक्ट भी पता चल जा सकता था कि इसको ऐसे समेटते ही, तीनों को ऐसे समेटते ही तीनों सीरीज में आ जाता, लेकिन चलिए हम बता दिए। तो यहाँ से देख लीजिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 6 और 6, इसका तो डायरेक्ट 3 हो जाएगा, 3 और 12 है, तो सी इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 3 माइक्रो इंटू 12 माइक्रो बाई 3 + 12, तब 15 माइक्रो। यह कैंसिल हो गया, 3 से 5 बार में हो गया, तो ये हो गया 12/5 माइक्रोफैराड, ठीक है। डेसिमल में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2.54 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 2.4 दिया हुआ है, देखिए डी ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है जी। कुछ था नहीं, वो आप ऐसे समेट लेते ना ऐसे, तब भी दिख जाता, वो हम आपको समझाने के लिए डायग्राम भी बना दिए, ठीक है। चलिए, दिया हुआ है कि ए सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज ए चार्ज डेंसिटी रो गिवन बाई रो इक्वल टू दिस। वेरिएबल दिया हुआ है, स्मॉल आर का वैल्यू 0 से कैपिटल आर तक है, मैंने अंदर में है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और वेरिएबल, ये तो ऑब्वियस सी बात है। दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉल इज, तो आउटसाइड द बॉल कह रहा है निकालने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल चार्ज निकाल करके समेट लेंगे और उसके बाद Q/R² लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि Q टोटल जो होगा वह बराबर होगा किसके, तो 4πr² dr, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो। ये सब का बहुत प्रैक्टिस हम लोग करते हैं जी, R/r, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल R तक टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, फिर Q/r² लगा देंगे। तो 4πρ0 ये बाहर हो जाएगा, तो 4πρ0 बाहर हो गया, ठीक है। तो ये वाला होगा तो r² dr हो जाएगा, तब तो ये हो जाएगा r³ माइनस, और ये वाला होगा तो r³ dr होगा, तो वो हो जाएगा r⁴/4 और r जो था वो रह जाएगा, ठीक है, 0 से कैपिटल R तक। तो ये हो गया 4πρ0, और इसको पुट करिएगा तो ये हो जाएगा r³ माइनस, इसको पुट करेगा तो r⁴, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r⁴/4। इसको पुट किया तो इतना आया, माइनस इसको पुट करेगा तो 0 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट इतना ही बचा हुआ रह जाएगा। तो ये हो गया 4, ये 3, तो r³/12, ठीक है, जिससे ये कट जाएगा, तो हो जाएगा πρ0 r³/3। आप कर लीजिएगा, चलाएगा। तो इतना हो गया कितना Q। अब इससे कितना दूरी पर पूछ रहा है, आउटसाइड द बॉल पूछ रहा है, ठीक है। तो आउटसाइड R दूरी पर अगर देखिएगा तो E आउटसाइड, तो आउटसाइड में क्या बताया गया था कि जो टोटल चार्ज निकालते हैं उसको समेट के रख देंगे सेंटर पर, तो डायरेक्ट हो जाएगा KQ। अच्छा, रो के टर्म में दिया है, ε0 के टर्म में दिया है, तो K को खोल देंगे 1/4πε0, तो KQ के जगह पर हो जाएगा इतना, तो KQ/r², तो r² हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ से पाई कट गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ρ0 r³/4 ε0 3r², तो ये कितना हो गया, 4×3 12, तो 12 ε0 r²। तो देख लीजिए ρ0 r³/12 ε0 r², पहला ही वाला मैच कर जा रहा है, इसका मतलब यही वाला होगा। अच्छा, ये सब में डायग्राम बताने की ज़रूरत नहीं, ये सब हम लोग पहले ही से जानते हैं कि क्या करते हैं कि r दूरी पर जाते हैं, फिर dr का क्या लेते हैं, थिकनेस का लेते हैं, और इसमें पहले चार्ज निकालते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं।
तो बाहर के पॉइंट के लिए, तो बाहर के पॉइंट के लिए पूरा का इंटीग्रेशन करते हैं, और अंदर का पॉइंट रहता है तो केवल वहीं तक इंटीग्रेट करते थे। बार बार बोलेंगे ना, ये सब पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, ये ऑप्शन हो गया। दिया हुआ है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 1.5 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF V, ठीक है। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज दिस, द वैल्यू ऑफ V इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि फोर्स का वैल्यू है जो कि दिया हुआ है कितना, 25 × 10⁻⁻⁶। हम लोग को पता होता है कि फोर्स जो होता है वो Q²/2 A एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। फोर्स का वैल्यू जो होता है प्लेट के बीच में Q²/2 एप्सिलॉन नॉट। यह कैसे किया था वो क्लास में बताया था, ठीक है। तो आपको बोल क्या रहा है कि वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको C के टर्म में लिखिएगा आप। तो यहाँ से हो गया 25 × 10⁻⁶, तो Q का C भी कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा C²V²/2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और भी ढंग से किया जा सकता है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो आपको भी निकालना है तो बाकी को इधर फेंक दिए। इसको ऐसा करते हैं ना, इसके बीच में सेपरेशन भी दिया है ना, तो इसको D और यहाँ D करते हैं, तो ये C हो गया जो एक को कैंसिल कर देगा। तो V² का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको इधर फेंकिएगा, तो 25 × 10⁻⁶, ठीक है। और ये वाला चल जाएगा 2 × D, तो D का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻²। ये इधर चल गया और उसके बाद C को नीचे कर दीजिएगा, तो C का वैल्यू हो जाएगा A, तो 200 × 10⁻⁴ ऐसा यूनिट में, ठीक है। तो A एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 8.85 × 10⁻12/D, तो D का वैल्यू दिया हुआ 1.5 × 10⁻²। यही वाला किसके बराबर हो जाएगा V² का, तो V निकालना है तो इसी का रूट हो जाएगा। ये बड़ा लग रहा है लेकिन कैंसिल हो जाएगा तुरंत, देखिएगा। तो कहने का सेंस क्या है कि ये वाला जाएगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये तो पूरा क्या हो जाएगा कि बाहर निकल जाएगा। तो 1.5 × 10⁻², ये ऊपर जाएगा वह स्क्वायर होगा तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें देखते हैं तो 2 से ये हो गया कितना बार में, 100 बार में हो गया, 25 से ये 4 बार में हो गया, ठीक है। तो ये वाला 4 है जो कि बाहर निकल जाएगा तो रह जाएगा 2 यहाँ पे, तो ये भी बाहर निकल गया। और अब कौन बचा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा अगर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻16, तो इससे कटेगा तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, जो बाहर निकलेगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, ठीक है। अब कौन बच गया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो अब कौन बाकी रह गया, आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ पर से बच गया 1/√8.85 = V, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये समझिए ना अप्रॉक्स 9 है, तो अप्रॉक्स 9 है तो ये 3 बाहर निकल जाएगा। अप्रॉक्स तो 9 ही है ना, तो डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो इससे यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, देखिए गैप है दिया हुआ दूर दूर, तो ये वाला चल जाएगा तो हो जाएगा 10⁻3, तो हो जाएगा 1000/4 = V, तो V का वैल्यू आ गया 250, ठीक है। तो 250 एग्जैक्ट हो गया। चूँकि ऑप्शन दूर दूर दिया हुआ था इसलिए हम क्या किए कि इसके जगह पर अप्रोक्सीमेशन ले लिए कि 8.85 को 9 मान लिए, ठीक है। तो V का वैल्यू हो गया 250 वोल्ट हो गया। तो C दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर C1 = 1 माइक्रोफेराड इज चार्ज अप टू ए वोल्टेज V = 60 वोल्ट बाय कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी B, ठीक है, थ्रू स्विच 1, मैंने इस स्विच के थ्रू क्या किया गया, इसको चार्ज किया गया। ये वाला बेकार ही होगा क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं था। अब बोल क्या रहा है कि एंड कनेक्टेड टू ए सर्किट
अच्छा यहाँ तक पढ़े थे ना। उसके बाद फिर क्या है कि नाउ C1 इज डिसकनेक्टेड, C1 को डिसकनेक्ट किया गया फ्रॉम बैटरी एंड कनेक्टेड टू ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 अनचार्ज्ड कैपेसिटर्स, C2 इक्वल टू 3 माइक्रोफेराड, C3 इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड थ्रू स्विच 2 एज शोन इन फिगर। ठीक है, द सम ऑफ फाइनल चार्जेज ऑन C2 एंड C3 इज, देखिए बोल क्या रहा है कि पहले क्या था कि ये वाला इससे कनेक्टेड था C1 से, तो ये सर्किट था, ये बेकार था, तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो इस पर वोल्टेज हो जाएगा 60 हो जाएगा, और अगर चार्ज का बात करिएगा तो 60 C1 हो जाएगा। फिर कह रहा है इस स्विच को ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये सर्किट हो जाएगा, ये वाला बेकार हो जाएगा, तो ये बेकार हो गया, ये सर्किट हो जाएगा। जब ये वाला सर्किट हो जाएगा तो आपको बोल रहा है कि C2 और C3 पर क्या चार्ज होगा, तो पहले C2 C3 को तो समेट दीजिए। तो C2 C3 है जो कि सीरीज में ना है जी, जो इसके अक्रॉस निकलेगा, नेट पर जो निकलेगा वही टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से कहानी ये ऐसा दे दिया है कि C1 है जो कि चार्ज रहेगा, और उसको आप क्या किए हैं कि उसके इक्विवेलेंट से, एक तरह से C2 और C3 का इक्विवेलेंट, तो C2 और C3 कितना हो गया देखिए, तो इन्हें यहाँ से कनेक्ट किया था, तो यहाँ C2 C3 दोनों है, जिसको हम लोग समेट करके एक बना दिए। ठीक है, तो हो गया 6 × 3/6 + 3, तो ये 2 माइक्रोफेराड हो गया। और इस पर चार्ज है जो कि कितना है, तो पहला बार में उसको चार्ज किया है तो 60 × 1, तो ये वाला हो गया 60 माइक्रोकूलम। तो इसको 60 माइक्रोकूलम पहले था, फिर इसको कनेक्ट किया, तो जैसे ही कनेक्ट करेगा तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस पर कुछ चार्ज रहता है, फिर उसको कनेक्ट किया गया इससे। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि इस पर चार्ज बताना है। एक्चुअली में बोल रहा है कि सम ऑफ फाइनल चार्जेज ऑन C2 एंड C3, मैंने इस दोनों पर जो है उसका सम बताना है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट करके यहाँ लगा दिए, तो इस पर जो चार्ज होगा वही दोनों पर सम होगा। ठीक है, तो इस पर चार्ज निकाल लेंगे, इसका मतलब वो दोनों पर निकल जाएगा। तो ये वाला कितना है 1 माइक्रोफेराड है। अब तो यहाँ से बस केवल यूजुअली रह गया, इस पर आपको चार्ज निकालना है। कई एक मेथड है, इसका ये डबल है, तो एक तो ऐसे आदमी कर सकता है कि इसका ये डबल है, तो 2 1 3, तो इसको 3 भाग में बांट दो और 2 भाग इसको दे दो, तो इसके पास 40 हो जाएगा, इसके पास 20 रह जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करना है तो ये चार्ज था उसको इससे कनेक्ट किए हैं, तो आप पहले क्या निकालिएगा V कॉमन, तो V कॉमन कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस, तो हो जाएगा Q टोटल बाई C टोटल, यही हो जाएगा, तो हो गया 20। ठीक है, तो इसके अक्रॉस भी मालूम हो गया, तो इसके अक्रॉस Q कितना हो जाएगा, Q 2 माइक्रोफेराड। 2 माइक्रोफेराड मतलब समझ रहे हो ना कि जो वो दोनों है का मतलब क्या हो गया कि C2 एंड C3 दोनों पर नेट ये बराबर हो जाएगा किसके, तो इस पर चार्ज निकालना है, तो इसका C इंटू कॉमन भी, तो C हो गया 2 माइक्रो और V हो गया 20, तो ये हो गया 40 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यही वाला होगा। ठीक है, दिया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर्स A एंड B कैरी इक्वल चार्ज। ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर्स, मतलब मच लार्जर का मतलब क्या हुआ कि इंडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज एंड द फोर्स बिटवीन देम इज F, उस दोनों के बीच में फोर्स F लग रहा है। ए थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर C इज अनचार्ज्ड, C है जो कि अनचार्ज है बट आइडेंटिकल है उस दोनों के। स्फेयर C इज फर्स्ट कनेक्टेड टू A देन टू B एंड देन रिमूव्ड। ठीक है, एज ए रिजल्ट द फोर्स बिटवीन A एंड B वुड बी इक्वल टू, देखो तो कह रहा है कि एक स्फेयर है। ठीक है, इस पर चार्ज Q होगा, इक्वल चार्ज है दोनों पर, तो इस पर Q होगा और इससे बहुत दूरी पर, अभी कनेक्टेड नहीं था, तो इस पर भी चार्ज कितना होगा Q, इससे बहुत दूर है, तो इंडक्शन वाला खेल नहीं खेलना है। ठीक है, इसलिए दिया है कि बहुत दूर में, तो कह रहा है इसके बीच में फोर्स जो लग रहा है वो बराबर है F के, तो इसका मतलब ये होगा K Q1 Q2 बाई R², ये वाला कंडीशन होगा। अब बोल रहा है कि C है जो कि आइडेंटिकल है उस मतलब A और B के। ठीक है, और उसको पहले कनेक्ट किया गया A से, और C है जो कि क्या है अनचार्ज है, तो C अनचार्ज है और आइडेंटिकल है, तो टच करेगा तो आधा चार्ज उसका ले लेगा, आधा चार्ज रहने देगा। तो आफ्टर कनेक्शन ये समझ गए होंगे कि इस पर चार्ज बच जाएगा कितना, Q/2 बच जाएगा। ठीक है, एक्चुअली बाहर में होगा, हम ऐसे ही रिप्रेजेंट किए थे, तो इस पर Q/2 बच जाएगा, और Q/2 किसके पास आ जाएगा, C के पास आ जाएगा।
तो C के पास आ जाएगा Q/2। तो अब इससे कनेक्ट करिएगा, देखो समझना, C के पास पहले अनचार्ज था, इससे टच किया तो C चूँकि आइडेंटिकल है तो आधा आधा बट गया, तो Q/2 इसके पास, Q/2 इसके पास, ठीक है। अब क्या होगा कि Q/2 और इसका वाला जो Q था, ये दोनों अगर टच करके हटाइएगा तो दोनों का आधा इसके पास रह जाएगा, तो इसके पास रह जाएगा Q + Q/2 का हाफ। सब क्लास में करवा दिया गया है। तो ये वाला कितना हो जाएगा देख लीजिए, 3Q/4। तो इस पर चार्ज इतना हो जाएगा। तो अब जो फोर्स लगेगा इसके बीच में, इस दोनों के बीच में, वो होगा Q1 Q2/r²। तो यहाँ से बोल क्या रहा है कि ये तो 3/8 बाहर निकल जाएगा, 3/8 हो जाएगा KQ²/r²। और KQ/r² कितना है, KQ²/r² कितना है, F है, तो F हो जाएगा तो 3F/8। तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, इसको कोई बिना पेन टच किए हुए भी बना सकता था। कैसे कि इक्वल चार्ज है जो कि है दोनों पर, फिर क्या हुआ कि ये आया, इससे टच किया, ये अनचार्ज था, टच किया तो इस पर 0 था, इस पर Q था, तो दोनों का आधा उस पर चला गया। तो अब इस पर Q/2 ही बचा, इस पर Q/2 हो गया। और अब इससे जब टच करिएगा तो फिर दोनों का नेट जो होगा उसका आधा इसके पास रह जाएगा। तो इस पर Q था, इस पर Q/2 था, माने एक तरह से कितना हो गया कि 1.5 था एक तरह से, 1.5 Q। अब टच होगा तो 1.5 का हाफ इसके पास रह जाएगा, माने 0.75 Q इसके पास रह जाएगा। 0.75 मतलब 3/4। तो इसका चार्ज पहले के रिस्पेक्ट में हाफ हो गया और इसका चार्ज जो कि 3/4 हो गया, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, तो Q1 Q2 ना होता है जी, इसका मतलब 3/8 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले F था तो बाद में 3F/8 हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी ऐसे मार दे सकता था, ऐसे सिंपली आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। सब क्लास में करवाया गया टच होकर के क्या क्या होता है। थ्योरी पढ़ा हुआ रहेगा तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। दिया हुआ है कि ए बॉडी ऑफ मास M एंड चार्ज Q इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K, ठीक है। इट इज ऑसिलेटिंग अलोंग X डायरेक्शन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन टेकन टू बी एट X = 0, माने इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर है, X = 0 पर, विथ एन एम्पलीट्यूड A, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड अलोंग द X डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन और एनर्जी, मतलब एक तरह से टोटल एनर्जी और इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। तो पहले अगर तुम देखोगे तो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है कौन, एक मास, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और कनेक्टेड है एक मास जिस पर चार्ज कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या कर रहा था, तो ये वाला इसका क्या है, मीन पोजीशन है। अब बोल रहा है मीन पोजीशन X = 0 पर है, तो हॉरिजॉन्टल में मीन पोजीशन ये है और बोल रहा है मीन पोजीशन X = 0 है, इसका मतलब यही वाला X = 0 है। तो इसी के अबाउट वो एसएम कर रहा है और एम्पलीट्यूड कितना है, A है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड A है, तो इसका मतलब यहाँ से A दूरी तक पहले जाता था और फिर इधर भी A दूरी तक आता होगा, यही कहानी इसका चल रहा था। अब बोल कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं X डायरेक्शन में, देखो तो इस पर चार्ज है +Q और फील्ड अप्लाई किए आप इधर, तब फोर्स भी इधर लगेगा, ठीक है। तो ये वाला अब इक्विलिब्रियम पोजीशन का कहाँ होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा कि इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, QE इस डायरेक्शन में, और उधर जाएगा तो स्प्रिंग भी लगाएगा इस डायरेक्शन में, और कितना लगाएगा, अगर X से यहाँ पर इलोंगेट हुआ है, ये X से इलोंगेट हुआ तो इधर स्प्रिंग लगाएगा KX। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या चाहिए, नेट फोर्स 0। देखो पहले इस पर mg नॉर्मल लग रहा था, बैलेंस कर जा रहा था, बाकी कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है, क्योंकि अनस्ट्रेच था। अब क्या है कि उधर फील्ड अप्लाई करिएगा तो थोड़ा सा उधर जाएगा तो ये भी ना खींचेगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि KX का वैल्यू हो गया QE, ठीक है। तो X का वैल्यू कितना हो गया, QE/K। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ से इतना दूर शिफ्ट होगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना हो गया, X = इतना, ये X = 0 था तो यहाँ से जितना जाएगा वही वाला उसका
जो डिस्टेंस होगा वही वाला पोजीशन भी हो जाएगा उसका। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर आ गया और x का वैल्यू QE/K हो गया। क्या x का वैल्यू QE/K है? तो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन x = 0 से ये दे रहा है 2 QE/K, ये दे रहा है QE/2K, कोई नहीं मैच करा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला तो गलत हो गया, ठीक है। अब टोटल एनर्जी के बारे में बात करना है। तो टोटल एनर्जी के बारे में आप ऐसे बात कर सकते हैं कि इसका अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, कौन वाला? ये वाला, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, तो हमको क्या करना है कि टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी निकालना है तो कई एक तरीका तो ये वाला हो गया कि आप क्या करिए कि उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, वो भी टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा इस केस में। या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, वो भी बराबर हो जाएगा किसके? टोटल एनर्जी के। तो जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसका कितना था? तो पहले जो टोटल एनर्जी था, शुरू में इक्विलिब्रियम पोजीशन ये था, तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा वो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा। अब क्या है कि पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर चल गया, लेकिन इसका इस जगह पर तो काइनेटिक एनर्जी उतना ही ना होगा जी जितना पहले था। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अरे 2-3 ढंग से बनाया जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि इसका टोटल एनर्जी निकालना है। तो इस जगह पर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी जितना पहले था, अब पहले यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना था? जितना इसका टोटल एनर्जी था। क्यों? क्योंकि पहले ये जगह मीन पोजीशन था। तो अब इसका अगर इस जगह पर x = 0 पर टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी एट x = 0 पर, तो यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जो पहले का काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही, या पहले का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगा, मतलब टोटल एनर्जी के बराबर होगा पहले वाला टोटल एनर्जी। तो ये बराबर हो जाएगा 12m ω² A²। ये टोटल एनर्जी पहले का था जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, समझ में आ रहा होगा। और जो टोटल एनर्जी पहले का होगा वही मीन पोजीशन पर इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि अभी भी इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी इतना, प्लस इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले यहाँ पर 0 था, लेकिन अब जो निकालना है तो यहाँ से न दूरी इसका ना पाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना हो जाएगा? 12m ω²। अच्छा एक चीज़ समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देने के बाद भी इसका ओमेगा नहीं बदलेगा, क्योंकि ये थ्योरी में ही पढ़ाया जाता है कि अगर किसी एसएम पर आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका ओमेगा नहीं बदलता है। एम्पलीट्यूड बदलेगा लेकिन ओमेगा नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई, अगर वेरिएबल फोर्सेस पर आप अप्लाई करते तब हो सकता है कि इसका ओमेगा बदल जाता है, लेकिन अगर आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करिएगा किसी एसएम पर तो उसका ओमेगा नहीं बदलता है। ये आपको पढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी इतना है जो पहले था, और इस जगह पर अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो मीन पोजीशन से जितना दूरी है उसको देख कर करके 12m, और जो पहले वाला ओमेगा था वही ओमेगा भी होगा, तो 12m ω² x² लिखते थे मीन पोजीशन से दूरी। तो 12m और ओमेगा पहले कितना होता था? k/m, तो ये इतना हो जाएगा। तो 12m ω² x², तो मीन पोजीशन से इसका दूरी कितना है? QE/K, तो इसको लिख देंगे QE/K का स्क्वायर। तो 12m ω² x², मीन पोजीशन से दूरी। आई होप आप समझ रहे होंगे, थ्योरी पढ़े हुए होंगे। तो ये हो जाएगा 12m ω, ये किसके बराबर हो गया? ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया, A² प्लस 12m, और ये वाला हो जाएगा k/m, और ये वाला हो जाएगा Q² E²/K²। तो m से m कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, तो ये बराबर हो गया 12m ω² A² प्लस 12 Q² ऊपर में गया E²/K। तो देखिए मैच किया, तो ये वाला देखिएगा तो यहाँ माइनस है 12m ω² A² माइनस Q² E²/2K, जो नहीं होगा यहाँ पर देखिएगा तो Q² E²/2K प्लस में है, तो मैच कर गया। इसका मतलब यही होगा। ये एक मेथड है, और बहुत सारा मेथड है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तब मीन पोजीशन तो यहाँ पर चला आया,
लेकिन समझ ना, मीन पोजीशन यहाँ पर चलाया, लेकिन इस जगह पर जो वेलोसिटी पहले था वही वाला बाद में भी रहेगा इस जगह पर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मीन पोजीशन से इतना दूरी पर वेलोसिटी इसका कितना है, ओमेगा ए। तो आप करिए, तो ओमेगा ए जो वेलोसिटी है मीन पोजीशन से इतना दूरी पर, तो भी का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। तो अब तो एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, तो ए वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, क्यू ई बाई के का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इतना दूरी पर, यहाँ से इतना दूरी पर भी है जो कि ओमेगा है, जो पहले था वही अभी भी है। तो ओमेगा एक वैल्यू हो गया, भी का वैल्यू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए है जो कि एम्पलीट्यूड हो गया न्यू वाला। जैसे करो यार, तो यहाँ से ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, इसको इधर फेंक दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और उसको उधर फेंकिएगा तो हो जाएगा क्यू ई बाई के का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा ए वन स्क्वायर के। ठीक है, तो ये ए वन स्क्वायर जो आया इसका, ये जो ए वन स्क्वायर आया, ये अब इसका न्यू एम्पलीट्यूड हो गया। जब न्यू एम्पलीट्यूड हो गया तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा, तो हाफ एम या ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ के भी लिख सकते हैं, चलो ना इसे लिखते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू न्यू वाला एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो न्यू वाला एम्पलीट्यूड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई के का स्क्वायर, ऐसा इसी को कर लीजिएगा। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यू ई बाई के का स्क्वायर, देखिए यही आ गया होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यू ई बाई के का स्क्वायर। उसको डील करिएगा, चलाएगा, वही वाला चलाएगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 2k, तो कैसे भी करिएगा तो आप पहुंच जाइएगा। ठीक, दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज ए फिक्स्ड डायपोल मोमेंट पी वेक्टर विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू ई आई कैप, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क T1 इक्वल टू टाउ के कैप। ठीक है, सब देखो वेक्टर फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्मेट से प्रोसीड कर जाएंगे। अगर स्केलर फॉर्मेट में था तो स्केलर फॉर्मेट से प्रोसीड करते हैं। व्हेन सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू दिस, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क T2 इक्वल टू दिस, द एंगल थीटा इज। ठीक है, तो चूंकि वेक्टर फॉर्मेट में दिया है तो वेक्टर फॉर्मेट से हम लोग करेंगे। तो टॉर्क जो है वो कितना है, तो टॉर्क है टाउ के कैप। तो टॉर्क होता है P क्रॉस E, तो P के बारे में नहीं दिया है तो इसको हम जान करके लिख लेंगे PX आई कैप P बाई जे कैप प्लस PZ के कैप। तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, तो E वेक्टर कितना है, तो E आई कैप इतना हो गया, तो टॉर्क के कैप है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा, इसको देखना, तो ये दोनों क्रॉस होगा तो 0 हो जाएगा, इस दोनों को क्रॉस करोगे तो I और J को करोगे तो K आएगा, तो इसको क्या कर देंगे P बाई इंटू ई, और J कैप क्रॉस I कैप, तो I J K है। ठीक है, तो J कैप क्रॉस I कैप, तो हो जाएगा माइनस K कैप, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस K कैप। ठीक है, और इसको अगर आप देखिएगा तो इस दोनों को करिएगा तो आएगा कितना, समथिंग J कैप, जो भी आएगा। ठीक है, तो समथिंग J कैप आएगा, ये वाला चूंकि K कैप में ही, इसका मतलब क्या हो गया कि K कैप वाला बराबर होगा, तो यहाँ से टाउ का वैल्यू आ गया माइनस P बाई इंटू ई, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हेन सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर इक्वल टू दिस, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब टॉर्क है माइनस T1 मतलब हो गया माइनस टाउ के कैप, इतना टॉर्क लग रहा है। तो P तो वही हो जाएगा PX आई कैप प्लस P बाई जे कैप प्लस PZ के कैप। P वेक्टर को ऐसे, चूंकि वेक्टर हमको अननोन है तो इसको ऐसे कर दिए, क्रॉस E वेक्टर, तो ये हो जाएगा √3 E1। तो E1 के जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए तो √3 E1, मैग्नीट्यूड E1 है, तो मैग्नीट्यूड E1 का मैग्नीट्यूड तो E है, तो यहाँ √3 E1 है, तो हम लोग लिख लेंगे कितना, √3 E जे कैप, अरे √3 E1 जे कैप, तो E1 है जो कि क्या है, तो E1 का मैग्नीट्यूड E है, तो E1 के जगह पर E पुट कर दिए, तो ये कहानी हो गया। तो ये वाला ऐसा हो गया। अब इसको देखिएगा अगर आप, तो क्या होगा कि
आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप हो जाएगा, तो ये हो गया पी एक्स रूट थ्री ई, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा के कैप हो जाएगा, ठीक है। और जे कैप क्रॉस जे कैप 0 हो जाएगा, और ये दोनों क्रॉस होगा तो समथिंग आई कैप प्लस माइनस जो भी होगा कितना हो जाएगा, और यहाँ पर दिया है माइनस टाउ के कैप। तो यहाँ से क्या पता चल गया हम लोग को कि माइनस टाउ जो है वो बराबर हो गया रूट थ्री पी एक्स इंटू ई के। ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है कि एंगल निकालना है थीटा किसके बीच में, डायपोल मोमेंट और एक्स एक्सिस के बीच में। मतलब एक तरह से क्या करना है कि पी बाई पी एक्स निकालना है, इस दोनों का रेशियो ले लीजिएगा, इस दोनों का रेशियो ले लीजिएगा तो हो जाएगा -1, इस दोनों का अगर रेशियो लीजिएगा तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना माइनस पी बाई रूट थ्री पी एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो हो गया पी बाई बटा पी एक्स। तो पी बाई पी एक्स इधर करिएगा तो रूट थ्री, अब पी बाई पी एक्स होता है जो कि कितना हो जाएगा टेन थीटा बाई बटा एक्स, तो यहाँ से आ गया टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके देख लीजिएगा। और आपको ये पता देखो एक चीज़ समझना कि डायरेक्ट कैसे हम बोल दिए, क्योंकि एक बार आ रहा है पी बाई ई और एक बार आ रहा है पी एक्स इंटू ई, समझ आ रहा है कि नहीं। जेड वाला कंपोनेंट का कोई रोल ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि जेड वाला कंपोनेंट आया ही नहीं, गायब हो गया, इसका मतलब जेड कंपोनेंट में है ही नहीं, माने जेड एक्सिस में उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ से कर दिए थे, ये वाला चला आया, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट अगर बनाना है तो कैसे करेंगे कि चूँकि हम लोगों को ये पता है कि टॉर्क है के कैप के तरफ, और यहाँ से भी पता चल जाएगा कि टॉर्क है माइनस के कैप के तरफ, तो दोनों केस में टॉर्क जो है वो के कैप और माइनस के कैप के तरफ है। इसका मतलब पी क्रॉस ई से ना आता है जी, टॉर्क जो होता है वो कैसे आता है पी क्रॉस ई से आता है, तो ये वाला है किस डायरेक्शन में, के कैप के तरफ है। इसका मतलब ये दोनों जो होगा वो एक्स वाई प्लेन में ही होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा टॉर्क, और टॉर्क है के कैप में। इसका मतलब पी क्रॉस ई जो है वो के कैप है, इसका मतलब पी और ई है जो कि एक्स वाई प्लेन में होगा, ये तुम समझ रहे होगे। और अगर पी और ई एक्स वाई प्लेन में है, फिक्स हो गया, तो क्वेश्चन आसान हो गया, रीजन क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इससे थीटा एंगल बना करके कौन है, डायपोल है, तो डायपोल का वैल्यू है पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में इधर था ई, इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में था किधर एक्स एक्सिस की तरफ ई, और डायपोल मोमेंट इधर है, तो टॉर्क जो लग रहा था, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है टाउ, तो इसका मतलब ये बराबर होगा किसके, पी ई साइन थीटा के। फिर बोल रहा है क्या कि बाई एक्सिस से, समझना बाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बाई एक्सिस इधर रहे चाहे इधर रहे, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर इधर रहता तो 90 डिग्री प्लस थीटा, वैसे कर करके देखते। तो अगला बार में टॉर्क का मैग्नीट्यूड फिर टाउ ही है, तो टाउ का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो अब हो जाएगा P इंटू ई, तो ई का वैल्यू है √3E1, E1 का वैल्यू है जो कि मैग्नीट्यूड में कितना है ई के बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा √3E और साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा। आई होप आपको पता चल रहा होगा। तो ये बराबर है, तो ये बराबर होगा, तो इसको इसके बराबर करिएगा, तो P सीधे करो ना, ऐसा करो ना, रेशियो ले लो, तो रेशियो ले लोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करोगे तो पी ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बाई √3, तो इधर आ जाएगा टेन थीटा √3 है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो ये वाला शॉर्ट पड़ जाएगा। तो ये समय आया कि इसमें दिमाग पहले हम लोग चलाएं, देखो चूंकि वेक्टर फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो अगर कम दिमाग लगाना है तो वेक्टर फॉर्मेट से प्रोसीड करो। और अगर ये दिमाग क्लिक कर जाए कि टॉर्क के कैप में है और यहाँ भी टॉर्क माइनस के कैप में, मैंने टॉर्क हमेशा जो है वो जेड एक्सिस में है, तो टॉर्क जेड एक्सिस में, इसका मतलब पी और ई वो दोनों किस में होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के
प्लेन में होगा तो एक्स बाई के प्लेन में होगा, तो अगर एक से थीटा है तो दूसरा से 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इधर से इजीली डील हो गया। ठीक है, तो आई होप तुम समझ रहे होगे। दिया हुआ है कि ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल विच कैन विदस्टैंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 300 वोल्ट। हमको चाहिए कितना, 1 किलो वोल्ट, मतलब 1000 वोल्ट चाहिए, और जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस चाहिए, और इसमें है जो कि 1 माइक्रोफैराड वाला ही हम लोग को अवेलेबल है, और जो 300 वोल्ट तक सह सकता है। ठीक है, तो कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड टू अचीव दिस इज, ये तो एकदम देखा हुआ क्वेश्चन है कि जब भी आपको वोल्टेज मैंने ढेर सारा को मिला करके किसी कम्बिनेशन को बनाना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सीरीज वाला से वोल्टेज को मैच कराते हैं। तो एक कैपेसिटर लगाइएगा तो 300 होगा, एक और लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 600, एक और लगाइएगा, रूल भी होता है कैसे किया जाता है, लेकिन यूजुअली हम कर रहे हैं। तो 900 हो गया, एक और लगाइएगा तो 1200, तो 900 तक रहता तो 1000 वाला देते तो नहीं सह पाता, 1200 लगाएंगे, 1000 एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा है, ये 300, ये 300, 300, 900 हो गया, तो 900 तक रखिएगा और 1000 लगाइएगा, तो क्या होगा कि ये वाला जल ना जाएगा, तो इससे एक ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। अब 4 लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 1200 वोल्ट तक सह सकता है, तो 1000 वोल्ट पर बचाना है। ठीक है, तो ये 1200 तक सह सकता है, तो 1000 भी सह लेगा, लेकिन अगर 900 लगाइएगा, 3 ही लगाइएगा, तो क्या करेगा कि 1000 आप लगा दीजिएगा, आई सह सकता है 900 तक ही, तो 1000 लगाइएगा तो जल जाएगा। ये सब हम बस केवल ऐसे ही बोल दे रहे हैं, क्लास में सब बता दिया गया है कि इस ढंग का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि इस कम्बिनेशन को मिलकर बनाइए। तो पहले हम लोग सीरीज में वोल्टेज मैच करा लेते हैं, तो वोल्टेज मैच करा लिए, मतलब ये मशीन है जो कि उस 1000 वोल्टेज को सह सकता है, अभी 1200 तक सह सकता है, तो 1000 तो सही लेगा। और यहाँ से कितना हो गया, तो आप 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड किए, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका वैल्यू हो गया 1 माइक्रोफैराड बाई 4, तो इसका मतलब 0.25 माइक्रोफैराड हो गया इसका। आपको टोटल करना है क्या 2 माइक्रोफैराड, तो ये आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ऐसा ऐसा 8 लगाइएगा, नहीं पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा कितना लगा दें, ऐसा ऐसा, तो आप मान लीजिएगा कि n लगाएं, तो n इंटू सी, अरे 0.25 0.25 0.25 0.25 माइक्रोफैराड लगाइएगा n बार, तो कितना हो जाएगा n इंटू 0.25 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये बराबर हो जाना चाहिए किसके 2 में, ये ऐसी नौटंकी है, हम लोग पहले भी देख सकते थे कि ये 0.25 है, तो 8 बार लगाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन चलिए, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/0.25, तो यहाँ से कर लीजिएगा आप, तो हो गया 8। तो ऐसा ऐसा आप 8 लगाइएगा, तो ऐसा ऐसा 8 लगेगा, हर में कितना है 4 है, तो समझ में आ रहा होगा कि n टोटल मिनिमम जो होगा वो कितना होगा, तो 8 ऐसा ऐसा है, हर में 4 है, तो ये हो गया 32, ये कुछ था नहीं, तो ये वाला हो गया कितना 32 हो गया। ठीक है, दिया हुआ है द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मेटल स्फीयर इज 4.5 जूल if the sphere contains 4 microcoulomb charge its radius will be। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये क्या होता है, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी, इसका मतलब उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से दिया है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इतना दिए हुए, तब बोल रहा है कि मेटल स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी उतना दिए हुए, तो उसका रेडियस बताओ। मेटल स्फीयर जो होता है इंडिविजुअली भी कैपेसिटर एक होता है। ठीक है, तो एक तरह से कैपेसिटर का वो एनर्जी दे दिया, तो कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो बराबर होगा किसके Q² /2C, तो Q²/2 80 के जगह पर हो जाएगा 4πε0 R, ऐसा हो जाएगा। तो हमको रेडियस करा निकालने, तो इसको इधर फेंक दीजिए, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वाला हो गया 16 माइक्रो स्क्वायर, और ये आ जाएगा तो 4.5 × 2, तो ये यहाँ पर 9 हो जाएगा। देखना ये R इधर चल गया और ये यहाँ आ गया, ये हो गया 1/4πε0 बाकी, इसको डायरेक्टली लिख देंगे 9 × 10⁻⁹। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये माइक्रो स्क्वायर हो गया 10⁻⁻12,
तो ये हो गया 16 इंटू 10⁻³ ठीक है। सब असाइनमेंट में किए थे, असाइनमेंट में आया है। अब वो मिली में दिए हुए, तो यही वाला मिली, तो इसका मतलब ये मिलीमीटर है। तो रेडियस जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, 16 मिलीमीटर के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, दिया हुआ है देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन ए रीजन, द पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर centered at P in the region is found to vary between the limits 589.0 volt to 589.8 volt, ठीक है। What is the potential at a point on the sphere whose radius vector makes an angle of 60 degree with the direction of the field? ये बोल क्या रहा है कि एक स्फीयर है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, डायरेक्शन नहीं बताया है कि किधर है, ठीक है। तो हम लोग किधरों मान लेंगे, आप ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन अपने सहूलियत के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे मान लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे मान लिए, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा मान लिए, इसका वैल्यू होगा ई। कह रहा है कि इसका सेंटर जो है वो पी है, ठीक है। तो वो बोलना चाह रहा है ना कि इस स्फीयर के अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन वो इससे और इसके बीच में वैरी करेगा। इसका मतलब डेल्टा भी मैक्सिमम कितना दिया है, तो डेल्टा भी मैक्सिमम वो दिया है 0.8 वोल्ट दे दिया। अरे यहाँ से यहाँ के बीच में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल उठाओगे तो वहाँ से वहाँ के बीच में ही रहेगा, तो उसके बीच में जो मैक्सिमम डिफरेंस है जो कि इतना होगा। तो मैक्सिमम डिफरेंस कब होगा, तो हम लोग पहले ही पढ़ते हैं कि डेल्टा भी का वैल्यू होता है ED cos थीटा। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 हो। थीटा का वैल्यू 0 का मतलब E के तरफ, तो E के तरफ या E के लाइन पर, जो तुम बोलो, तो E के तरफ या अपोजिट, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो थीटा का जैसे ही 0 पुट को, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये तो कांस्टेंट है, तो ये वाला जब मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है। और डी मैक्सिमम इस पर कितना हो सकता है, तो डी मैक्सिमम 2r हो सकता है इस पर। तो ये समझ में आ रहा है कि E के तरफ या अपोजिट 2r डिस्टेंस चलने पर, ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तो यहाँ से कितना हो गया 0.8 वोल्ट जो हो गया डेल्टा भी मैक्स, ये बराबर होगा किसके, तो E इंटू डी, तो डी मैक्सिमम हो जाएगा कितना 2r, तो ये 2r cos 0 डिग्री, तो ये 1 हो गया। ये इतना करना और लग रहा है, इसको डायरेक्ट आदमी ऐसे सोच सकता है ना एकदम तुरंत कि पोटेंशियल वैरी कर रहा है वहाँ से वहाँ तक, तो डेल्टा भी मैक्स है इतना, तो मैक्सिमम कब होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ चलिए और मैक्सिमम डिस्टेंस चलिए, ये कॉमन चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम डिस्टेंस चलेगा, तो डायरेक्ट 2r कर लेता, तुरंत आया था। तो ये वाला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि पोटेंशियल बताओ स्फीयर पर उस पॉइंट का जिस पॉइंट के लिए रेडियस वेक्टर जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ से 60 डिग्री बना रहा होगा। तो इस पॉइंट पर आपको क्या पूछ रहा है, इस पॉइंट का आपको पोटेंशियल पूछ रहा है। तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर घट रहा होगा, और यहाँ से यहाँ जाने पर डायमेट्रिकली अपोजिट मैक्सिमम से घटा है, तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 589.8 वोल्ट होगा और यहाँ पर कितना होगा 589 वोल्ट होगा जो दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कई एक मेथड, या तो तुम ऐसे करके निकाल लो, तो लेकिन ऐसे करोगे तो एंगल भी निकालो और ये डिस्टेंस भी निकालो, ठीक है। तो ये आर है तो ये डिस्टेंस भी निकालना बहुत हार्ड नहीं है। अब इसको चलो दो ढंग से बनाते हैं। इसका पोटेंशियल मालूम ना है तो हम लोग इसका इस यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल निकालते, देखना कैसे होगा। ये आर है, पहले ये समझो, ये 60 डिग्री,
तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, और ये आर है, ये आर है, तो इसके आगे वाला एंगल है, इसके आगे वाला एंगल बराबर होगा, तो ये 120 हो गया, तो बाकी ये 60 बचा, और जो बराबर बराबर जाएगा, तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ई इधर है और यहाँ से इतना दूर जा रहे हैं, तो डेल्टा भी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने पर, तो डेल्टा भी का वैल्यू होगा ई इंटू ये वाला दूरी, तो ये आर है, ये भी आर है, और ये एंगल 120 डिग्री है, तो ए और ए रहता है तो ये कितना होता है 2a साइन थीटा बाई 2, तो हो जाएगा 2a के जगह पर आर साइन थीटा बाई 2, तो 120 डिग्री बाई 2, इतना आप समझ रहे होंगे। तो ई डी और कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री, सॉरी कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2, इसी को देख लीजिएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है, और साइन 60 डिग्री √3/2, ये वाला तो ये हो गया 3/2, तो ये कितना हो गया 0.6 हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चल रहे हैं तो घटेगा, तो इसमें से इतना घट जाएगा, तो इसमें से इतना घटेगा, तो जो भी इसका नाम दीजिएगा P' दीजिएगा, ठीक है, तो पोटेंशियल एट P' ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ गए हैं तो इससे इतना घटेगा, तो हो जाएगा दिस माइनस 0.6, तो हो जाएगा 589.2 वोल्ट, इतना हो जाएगा। और अगर मतलब ढंग से बनाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे गया है तो यूनिफॉर्मली ना पोटेंशियल घटा है, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना घटा 0.8, तो यहाँ से यहाँ तक में घटेगा 0.4, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इससे 0.4 घटेगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 589.4 वोल्ट। अब तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ के लिए लिख दो, तो जब यहाँ से यहाँ के लिए लिखोगे, ठीक है, इस रास्ता के लिए अगर तुम लिखोगे तो डेल्टा भी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा ई, तो ई का वैल्यू हो गया है 0.4/r। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया r, और ये एंगल जब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो ई के बाद डी भी यही वाला लोगे, कॉस थीटा ये लोगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से ये बना रहा है, तो कॉस 60 डिग्री 1/2 हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 0.2। तो ये क्या बता रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल इतना से कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये चेंज दिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इधर जाओगे तो घटेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इतना घट जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ P' तो यहाँ से हो जाएगा 589.4 माइनस 0.2, तो 589.2 वोल्ट। ये बताया गया है, ऐसे पेन चला करके करेगा तो बहुत जल्दी बना लेगा, तुरंत बना लेगा, ठीक है, यहाँ से पता कर ले सकता था। कोई बच्चा अगर दिमाग लगाएगा तो 60 डिग्री है, तो ये आर हो गया, तो ये आर कॉस थीटा माने ये आधा है, तो क्या करेगा कि r/2 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 में तोड़ देगा, तो 4 भाग में टूट गया, तो 0.8 4 भाग में टूटेगा तो 0.2 0.2 0.2 0.2 होगा, तो इधर से चलेगा 0.6 घटेगा, इधर से चलेगा 0.2 बढ़ेगा, कैसे भी करेगा तो वही आएगा, ठीक है। तो बहुत ढंग से किया जा सकता है, कुछ है नहीं। दिया हुआ है कि ए कम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इज मेंटेन्ड एट ए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, व्हेन ए 3 mm thick slab is introduced between all the plates. In order to maintain the same potential difference, the distance between the plates is increased by 2.4 mm. Find the dielectric constant of the slab, ठीक है। तो इसमें कहीं पे ये बोला है क्या कि बैटरी इसमें कनेक्टेड है, नहीं बोला है, तो जब तक बोल नहीं दे तब तक हम लोग ये मानते हैं कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, और जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब Q जो है वो क्या है कांस्टेंट है, और Q कांस्टेंट है और आपको बोल रहा है कि V भी कांस्टेंट करना है, तो V का वैल्यू Q/C है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या पता चल गया कि C भी क्या करना है कांस्टेंट करना है, ठीक है। तो
इस कॉम्बिनेशन का C डाइलेक्ट्रिक को डालने से जितना बढ़ा होगा, इसका मतलब सेपरेट करके उतना ही से कम करना चाह रहा होगा, ताकि C क्या रह जाए, कांस्टेंट। जब C कांस्टेंट रह जाएगा तो जो बोला है कंडीशन वो सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब भी कांस्टेंट रह जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है। अभी का वैल्यू होता है Q बाई सी, तो ये सेम रखना है, ये वाला सेम है, इसका मतलब C सेम है। तो C सेम कैसे हुआ है, तो पहले डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो क्या करा है कि कैपेसिटेंस को घटाने के लिए ये क्या करा है कि प्लेट का सेपरेशन बढ़ा दे रहा है। तो एक प्रोसेस किया जिसमें कैपेसिटेंस बढ़ा और कैपेसिटेंस को कांस्टेंट करना है, तो उसके लिए क्या किया कि एक दूसरा स्टेप किया। इसका मतलब जितना से कैपेसिटेंस शुरू में बढ़ा उतना ही से कैपेसिटेंस घट गया होगा, तभी तो है जो कि इनिशियल फाइनल बराबर होगा। तुम ये समझ रहे होगे। फिर बोल रहा है कि इतना थिक स्लैब है जो कि हर प्लेट में डाला है, तो सब प्लेट में डाल देने से कैपेसिटेंस जितना बढ़ा होगा, तो सब प्लेट में इतना ही से दूर कर देने पर कैपेसिटेंस उतना ही से घट गया होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसका C मान लीजिए, इसका C मान लीजिए, इसका C मान लीजिए, ठीक है। आपको वो दिख रहा होगा कि तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो कैपेसिटेंस शुरुआत में कितना था, तो 3 और C का वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इतना इनिशियली था कैपेसिटेंस, ठीक है। बाद में क्या हो गया, तो उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट भी किया और डिस्टेंस बढ़ाया भी, ठीक है। तो बाद में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो फिर तीनों पैरेलल ही रहेगा, तो 3, और बाद में कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई जो भी थिकनेस होगा D माइनस, समझना, सॉरी, D प्लस 2.4। ये तुम समझ रहे होगे हम क्या बोल रहे हैं। A एप्सिलॉन नॉट बाई, पहले D था, अब इतना से ही बढ़ा दिया है तो इतना हो गया, ठीक है। तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस कितना इंसर्ट किया, 3 mm, ठीक है। तो अभी सबको हम mm में ही ले लेते हैं। तो ये वाला हो गया 3 प्लस 3 बाई K, तो K कितना दिया हुआ है, अच्छा वही कैलकुलेट करना है। तो ये वाला हो जाएगा K। आई होप समझ गए होंगे आप। एक डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी एक कैपेसिटर है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट किए हैं, सब क्लास में बताया जाता है। तो इसका थिकनेस जो है वो 3 mm है, ठीक है, यही दिया हुआ है। और इसके बीच में बाद में जो सेपरेशन हो गया वो D प्लस 2.4 हो गया, mm में ही है, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि शुरुआत में तो था 3 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी टोटल, अब कितना हो गया 3 तीनों के कारण, एक का कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई जो टोटल इसका गैप है, ठीक है, माइनस T1 प्लस T1 बाई के। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा D, और यहाँ से इसको उल्टा करोगे तो हो जाएगा D, और ये वाला हो जाएगा माइनस 0.6 प्लस 3 बाई के, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया देखो, 0.6 इक्वल टू 3 बाई के, तो ये हो गया 0.2। तो के का वैल्यू कितना हो गया, 1 बाई 0.2, तो ये 10 हो गया, ये 5, तो ये 5 हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये वाला हो जाएगा। और अगर एकदम शॉर्ट में बनाना था तो इसी को हम लोग दूसरा ढंग से कैसे सोच सकते हैं कि स्लैब में इतना डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो हम लोग पहले ही पढ़ते हैं कि T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट करेगा तो वो दूरी कितना घटाता है, तो T इंटू 1 माइनस 1 बाई के है जो कि डिस्टेंस कम कर देता है, एक तरह से ऐसा फीलिंग होता है। तो इतना थिक स्लैब जब आप एंट्री उसमें किए होंगे तो इफेक्टिवली प्लेट के बीच में दूरी कितना कम फील हुआ होगा, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई के इतना से कम हो गया होगा। ऐसा कम होता नहीं, कम फीलिंग होता है क्या कि एक कैपेसिटर है और इसमें अगर आप जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है, तो
और इसका थिकनेस कितना है, टी है। तो अगर इसको इंसर्ट करिएगा तो इफेक्टिवली ऐसा लगेगा ना कि इतना से इसके प्लेट के बीच में दूरी क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अगर कैपेसिटेंस को उतना ही करना है तो जितना से ही कम हुआ है उतना ही से वो बढ़ाएगा भी। इसका मतलब ये वाला 2.4 के बराबर होगा। यहाँ से कोई करिएगा तुरंत आ जाएगा 0.8। तो इसको इधर करिएगा तो 0.2 इक्वल टू 1/k। तो यहाँ से k का वैल्यू 1/0.2, तो ये 5 हो गया। तो ये भी आ गया, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे क्या किया जा रहा है। दिया हुआ है 4 क्लोज्ड सरफेसेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आर शोन बिलो, ठीक है। लेट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस थ्रू द सरफेसेस बी 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4। देन फ्लक्स का रिलेशन पूछ रहा है। तो इसमें कितना है 2q अंदर में, इसमें अंदर में कितना हो जाएगा, तो 2q ही हो जाएगा टोटल। इसमें 2q, इसमें टोटल 2q ही हो गया। तो सब में अंदर में 2q ही है, तो फ्लक्स कितना पास होगा 2q/ε0, सब से पास होगा। तो ये डायरेक्टिव हो गया, इसमें पेन भी नहीं चलाना है, ठीक है। चलिए दिया हुआ है कि द रीजन बिटवीन 2 कंसेंट्रिक स्फेयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली हैज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू a/r where a is constant and r is the distance from the center। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें मटेरियल भरा हुआ है जिसका रो वेरी कर रहा एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर्स इज ए पॉइंट चार्ज q, the value of a such that the electric field in the region between the spheres will be constant is। तो यहाँ पर एक चार्ज q रखा हुआ है, तो बोल रहा है यहाँ पर भी रखा हुआ है मटेरियल जिसका वेरी कर रहा है, ठीक है, कौन सा चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ, बोल रहा ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस ढंग के क्वेश्चन के लिए क्लास में ही क्या बताया गया था कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कहेगा जिसमें कि रो वेरी कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं r दूरी पर निकाल देते हैं और उसमें जो r पर डिपेंड करने वाला टर्म है उसको 0 कर देते हैं, तो चल आता है। तो हम लोग करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा कि डायग्राम बनाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्यू रखा हुआ है, तो हमको क्या करना है कि r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखना है और उसमें फिर देखेंगे कि जो जो r पर डिपेंड करेगा उसको एक जगह कर करके 0 करेंगे। तो अगर यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो पहले अगर इस रीजन के कारण निकालेंगे तो इतना दूर में हम लोग क्या निकाल देंगे, चार्ज निकाल देंगे और उसको सेंटर पर रख कर करके हम लोग डील करेंगे। तो इतना दूरी में चार्ज कैसे निकलेगा, तो इसका रेडियस है कितना a और इसका रेडियस कितना है b है, ठीक है। और हम लोग को कहाँ पर निकालना है, r दूरी पर निकालना है। तो इसके लिए हम लोग पहले ही से जानते हैं कि सबसे पहले तो क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल चार्ज निकालेंगे। तो 4πr² dr और रो का वैल्यू हो गया कितना a/r। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, a से लेकर करके r तक, ठीक है। तो इसका चार्ज निकल जाएगा q डैश। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4πa बाहर हो गया यहाँ से, तो r dr तो हो गया, तो कितना हो गया r²/2। फिर इसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, तभी हो जाएगा r² - a²/2। यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 2πa r² - a²। ये पहले ही बता चुके हैं जी कि जहाँ भी इंटेंसिटी निकालना है वहाँ पर घेर दीजिए और उसके अंदर में जितना चार्ज है सबको इस ढंग से इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करिएगा तो यहाँ से यहीं तक ना करना है, तो a से लेकर करके r तक इंटीग्रेट कर देंगे तो चार्ज निकल गया। इसमें कितना है, अब इसको सेंटर पर रख कर करके यहाँ पर इंटेंसिटी निकाल दीजिए। तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ इंटेंसिटी निकालोगे
तो इसके भी चार्ज को सेंटर पर रखोगे, यहाँ भी एक चार्ज पहले से है, तो इसका मतलब यहाँ नेट इंटेंसिटी इस चार्ज को एक तरह से यहाँ समेट करके निकालना है। तो हो जाएगा के क्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक तो सेंटर पर इतना पहले से रखल है, इसमें भी जो है उसको माना जाएगा कि सेंटर पर रख करके करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो यहाँ से करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया था कि ई चूँकि कांस्टेंट है तो इसमें आर का टर्म को जीरो कर देना है, तो आर के टर्म को पहले एक तरफ लाइए, तो ये वाला खुलेगा तो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा 2 पाई के ए आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये इतना ही रह जाएगा, और फिर होगा तो ये माइनस और कितना हो जाएगा 2 पाई के ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यही रहेगा, तो ये हो जाएगा के क्यू, और वो वाला हो जाएगा 2 पाई के ए स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई के ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जब ये एक्सप्रेशन आ गया, कह रहा है कांस्टेंट है, इसका मतलब ये टर्म जीरो है, ये टर्म जी से जैसे ही जीरो होगा तो आर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये पहले ही से देखा हुआ रहेगा। ठीक है, एरोडोम में इस ढंग का क्वेश्चन है, तो कहने का सेंस क्या है कि इसको जीरो कर दीजिएगा, इसका मतलब ये वाला इसके बराबर हो गया, तो के क्यू, तो के को लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू ये बराबर हो गया किसके, अच्छा तो के तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, तो के क्यू बराबर हो जाएगा किसके 2 पाई के ए स्क्वायर, तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना आ गया, क्यू ही नहीं निकालना था, द वैल्यू ऑफ ए, अच्छा ए का वैल्यू निकालना, तो ए का वैल्यू कितना हो गया क्यू बाई 2 पाई ए स्क्वायर, तो क्यू बाई 2 पाई ए स्क्वायर ये वाला है, तो वही होगा। अगर जो पूछता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है और ये बताओ कितना है, तो कांस्टेंट के लिए ये टर्म तो जीरो हो गया, तो ये समझ में आ रहा होगा कि ई नेट का जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, तो 2 पाई के ए इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जान रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत बार बताया गया है कि कभी भी किसी अंदर में किसी जगह पर पूछेगा कितना है इंटेंसिटी स्फेयर में, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो उतना पर एक स्फेयर बना करके जो उसके अंदर में चार्ज है सबको यहाँ पर सेंटर पर रख कर करके के क्यू बाई आर स्क्वायर लगाते हैं। गॉसेस लॉ से रिजल्ट आता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही यूज करते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि ए कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज सेटअप एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q having a charge equal to the sum of the charges on the 4 microfarad and 9 microfarad capacitors at a point distant 30 meter from it would be। अच्छा, ये बोल क्या रहा है ना कि इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर पर जितना चार्ज है उसको जोड़ कर करके एक जगह पर रखो। ठीक है, और उसके कारण 30 मीटर के दूरी पर बताओ कि कितना इंटेंसिटी होगा। मैंने ओवरऑल हमको करना क्या है कि पहले इस दोनों पर चार्ज निकालना है। ठीक है, तो इस दोनों पर चार्ज निकालना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, तो 12 हो गया ये, तो ये 12 है। ठीक है, तो इसका ये 3 गुनाना है, तो 3 ये और 1 ये, तो टोटल 4 हो गया। तो 8 को 4 भाग में बांट दीजिए, तो हो जाएगा 2 2 2 2। और ये वाला है जो कि इसका 3 गुना है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज लेगा 3 गुना। ठीक है, तो 2 2 2 2 4 बार तोड़े थे ना, तो उसका 3 पार्ट इसको दे दिए, तो इसको 6 मिल जाएगा और इसको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। तो Q 4 माइक्रोफेराड पर कितना हो जाएगा, तो 24 माइक्रोकूलम हो जाएगा, क्योंकि इसको 6 मिला है और इसको कितना मिला है, इस पूरे को 2 मिला है, तो इसको 2 है तो इसका भी 2 ही होगा।
तो Q 9 माइक्रोफेराड को कितना हो जाएगा, तो उसको 2 मिला है तो 18 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो अगर इसको पूरा समेट करके यहाँ पर रखिएगा तो 30, 40, 42 तो 22 माइक्रो कूलम है। तो यहाँ से 30 मीटर के दूरी पर आपको इंटेंसिटी बोल रहा है, ठीक है। तो E का वैल्यू हो गया K, अच्छा सब डाटा में दिया है, तो K का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹, तो Q, तो Q का वैल्यू कितना हो गया 42 माइक्रो बोले 10⁻⁻6 बाई r²। तो इसका करिएगा तो कितना हो जाएगा 900, इसी को डील कर लीजिएगा। तो 9 से हो गया 100 बार में, तो ये हो गया 10⁷ और ये कटेगा तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया 420 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, या न्यूटन पर कूलम जो बोलिए, ये तो ऐसा यूनिट में होगा। तो 420 ये वाला है, समझ में आ रहा है। और नहीं दिमाग काम करे तो मैं ऐसा करना कि 8 वोल्ट है तो इसको 0 मान लेना, तो ये वाला हो जाएगा 8, तो ये 8 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर x मान लेना, तो x - 8 × 4, x - 0 × 3, x - 0 × 9, डील करोगे x निकल जाएगा। जैसे ही ये निकलेगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा, डील कर लेना, ठीक है। जैसे ही चार्ज निकलेगा कर लेना। ये सबसे स्मार्टेस्ट माने स्मार्ट मेथड है, ठीक है। Thereby 3 capacitors each of 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad. This can be done by connected them, ठीक है। तो ये 4 का 3 है, जिससे कि क्या बनाना है 6 बनाना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तो ऑप्शन से कर लीजिए कि ऑल आर इन सीरीज, तो 4 है तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है, तो 6 नहीं हो पाया। ऑल आर इन पैरेलल, तो 4 करिएगा तो 12 हो जाएगा, तब भी नहीं हो जाएगा। 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, तो 2 को पैरेलल करिएगा तो हो जाएगा 4 - 8 हो जाएगा, और उसके बाद 1 को सीरीज करिएगा तो 8 और 4, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। ये दोनों तो नहीं हो गए, ये बोला 2 पैरेलल में है, तो 2 पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 4 - 8 हो जाएगा, और 1 सीरीज में है तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 8 और 4 का कितना हो जाएगा, तो 32/12, तो 32/12 कितना हो गया, तो 16/6 मतलब 8/3, मतलब ये भी मैच नहीं किया था, तो हर हालत में इसी को मैच करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो 2 इन सीरीज, तो 4 और 4 है जो कि सीरीज में है तो 2 हो गया, अकारा इसको है जो कि पैरेलल में कर देना है, तो 2 और 4 6 मैच कर गया, तो डायरेक्ट ये वाला हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आप देख लीजिएगा। दिया हुआ है कि द पोटेंशियल इन वोल्ट्स ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय Vz = 30 - 5z² फॉर mod z < 1। तो mod z < 1, इसका मतलब क्या हो गया कि -1 से 1 तक है, ठीक है, और भी जो है वो उतना है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि होगा -∂V/∂z, तो -∂V/∂z करेंगे तो ये तो हो गया, चलो माइनस को बाहर रहने देते पहले, तो ये हो गया 0 - 5, ये हो जाएगा 2z, ठीक है। तो ये वाला कितना हो गया 10z हो गया, किस रीजन में, इस रीजन में, ठीक है। और कह रहा है कि Vz का वैल्यू जो है वो 35 माने -10 mod z है, mod z जो है वो > 1 है, ठीक है। तो mod z > 1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि z > 1 और z < -1, ये कहानी बोल रहा है वो, ठीक है। तो कह रहा है इस सिचुएशन में भी दिया हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा तो हो जाएगा -0 - 10, और z इस केस का बात करिएगा, यहाँ से 2 केस खुलेगा, इस केस का बात करिएगा तो z पॉजिटिव में है तो वहाँ प्लस निकलेगा, प्लस निकलेगा
तो जेड का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, +10 होगा। और इस केस में अगर देखेंगे तो ई का वैल्यू हो जाएगा माइनस डाउ भी बाई डाउ जेड, तो ये 0 हो गया -10। और जेड -1 से कम है तो निगेटिव है, तो माइनस के साथ निकलेगा, तो उसका माइनस तो ऐसे हो जाएगा और जेड का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया -10। ठीक है, तो ये अब क्या बोल रहा है समझो। जेड का वैल्यू तुम देखो, मान लेते हैं कि जेड ऐसे है, ठीक है, तो जेड का वैल्यू जो है -1 से 1 तक में ई है जो कि कैसे वैरी कर रहा है, जेड का वैल्यू -1 आई जेड का वैल्यू +1, ठीक है, तो इसके बीच में वैरी कर रहा है। ई का वैल्यू जो है वो 10 जेड के बराबर है। और इधर देखने पर मैंने जेड 1 से बड़ा में क्या हो गया कि कांस्टेंट है, ठीक है, +10 के बराबर। और इस डायरेक्शन में देखेंगे, अगर प्लस माइनस तो बता रहा होगा डायरेक्शन की, अगर इसमें इधर मानेंगे तो जेड लेस देन इक्वल टू -1 में -10 होगा, माने इस डायरेक्शन में होगा और 10 होगा, मतलब एक तरह से कांस्टेंट होगा। तो ये तो आपको साफ ही पता चल रहा होगा, ये क्लास में पढ़ाया गया है क्या कि इनफाइनाइट थिक रहता है, माने इनफाइनाइट लार्ज रहता है, क्या थिक प्लेट रहता है। तो इसमें जो होता है ई का वैल्यू कितना होता है, ρ/ε0 इंटू आर होता है, और इधर कांस्टेंट होता है σ/2ε0, इधर भी σ/2ε0। तो कंडीशन मैच कर गया, इसका मतलब क्या है कि ये वाला इसके बीच में चार्ज डेंसिटी होगा, और ये वाला तो बाहर का रहता है थिक प्लेट से, उधर भी बाहर इधर बाहर, देखो ना कंडीशन मैच कर गया होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है जेड के, इधर कांस्टेंट है इधर कांस्टेंट है। तो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उधर वैरी कर रहा है, और इधर कांस्टेंट है इधर कांस्टेंट है, वैरी कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, थिक प्लेट है। तो थिक प्लेट है तो इसमें क्या हो गया, रो का वैल्यू इतना है इन द इंटायर रीजन, गलत है, रो तो केवल इतना ही में है, रो का वैल्यू 10 ε0 है फॉर मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1, मतलब मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 इस रीजन में कह रहा है कि उतना है। तो कंपेयर करो, तो हम लोग याद करते हैं ई का वैल्यू ρ/ε0 इंटू आर, ये है ई का वैल्यू, मैंने एक तरह से यहाँ हो जाएगा ई का वैल्यू हो जाएगा ρ/ε0 इंटू जेड, और ये दिया है ई का वैल्यू 10 इंटू जेड, इसका मतलब ρ/ε0 का वैल्यू कितना है, ये बराबर होगा 10 के, तो रो का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 10ε0 के बराबर हो जाएगा। तो इस रीजन में रो इतना है एंड ρ0 इक्वल टू 0 इल्सवेयर, मतलब कहने का अर्थ है कि इसके अलावा इधर और इधर, इधर इधर तो खाली ही रहता है, थिक प्लेट वाला याद करिए पढ़ाया गया है, तो इधर इधर तो खाली है, मैंने इधर इंटेंसिटी है लेकिन चार्ज डेंसिटी इधर नहीं है, केवल इतना ही में ना होता है थिक प्लेट वाला में। तो ये वाला मैच कर गया। ρ0 का वैल्यू इतना फॉर मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 मीटर, ये तो नहीं है इतना ही, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, इंटायर रीजन में भी ये नहीं, तो बी ही होगा। तो ये क्या किए हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हमको फॉर्मूला याद रहता है, थिक प्लेट वाला देखे मैच कर गया तो उसी से बनाए, ठीक है। दिया हुआ है विद इन ए स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी ρr, ठीक है, फिर रो वेरी कर रहा है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ पोटेंशियल V0 प्लस डेल्टा V, V0 प्लस 2 डेल्टा V एंड सो ऑन, ठीक है, डेल्टा V ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या है कि पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, आर ड्रॉन एंड हैव इंक्रीजिंग रेडियाई R0, मैंने पहला वाला का R0 था, दूसरा वाला का R1 है, तीसरा वाला का R2 है, ऐसे ही करके, ठीक है। इफ द डिफरेंस इन द रेडियाई ऑफ द सरफेसेस इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ V0 एंड डेल्टा V, देन ये बोलना क्या चाह रहा है, ये समझो, ये बोलना चाह रहा है कि बहुत सारा जो है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया गया, ठीक है, क्वेश्चन में देख लो, दिया हुआ है कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ पोटेंशियल दिस, ठीक है, और जिसका रेडियस क्या है
R0 R1 R2 ऐसे कर करके है। और इफ़ द डिफरेंस इन द रेडियाई ऑफ द सरफेस है, जैसे कि इसका अगर V0 है तो बोल रहा है कि इसका V0 प्लस डेल्टा V है, फिर डेल्टा V है कि डेल्टा V0, डेल्टा V है, फिर इसका वाला क्या है कि V0 प्लस 2 डेल्टा V है, ठीक है। फिर एक और तुम अगर मान लिया कि ले लो, तो एक और ले लोगे तो इसका वाला हो जाएगा वैसे ही कर करके है, ठीक है। यहाँ पर हो जाए, चलो बहुत सारा होगा, ऐसे ही कर करके ही जाएगा। ये वाला होगा V0 प्लस 3 डेल्टा V, इस ढंग से चल रहा है। और ये बोल क्या रहा है समझना, इफ़ दी डिफरेंस इन द रेडियाई ऑफ द सर्फेसेस इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ V0 एंड डेल्टा V, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि इसके बीच में जो डेल्टा R है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बीच में रेडियाई में डिफरेंस तो दिस माइनस दिस, तो ये इस दोनों के बीच में डिफरेंस तो दिस माइनस दिस, इसका मतलब ये वाला, समझ आ रहा है कि नहीं। तो बोल रहा है कि ये डेल्टा आर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बीच में भी जो डेल्टा आर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो तुम ऐसे भी देख सकते हो कि इस रीजन में हम लोग देख रहे हैं कि डेल्टा भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, पूरे रीजन में देखोगे तो डेल्टा भी कांस्टेंट है और डेल्टा आर भी है जो कि क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बीच के रेडियस में जो गैप होगा, इसके बीच के रेडियस में गैप, इसके बीच के रेडियस में गैप, वो कांस्टेंट है। और डेल्टा भी तो है ही है, दिस माइनस दिस डेल्टा भी, दिस माइनस दिस डेल्टा भी, दिस माइनस दिस डेल्टा भी आ जाएगा। तो डेल्टा भी कांस्टेंट और डेल्टा आर कांस्टेंट, ये इस बात का सबूत है कि ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ई का वैल्यू होता है डेल्टा भी बाई डेल्टा आर, इसका मतलब ई क्या है, कांस्टेंट है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और बोल रहा है डेल्टा भी पॉजिटिव, डेल्टा भी पॉजिटिव का मतलब है कि जैसे जैसे इधर जा रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो ये भी समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा तो इधर पोटेंशियल घट रहा होगा, मतलब इधर पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। तो यही कहानी ओवरऑल क्या है ना कि ये तो आपको बताया हुआ ही है कि V0 है, V0 प्लस डेल्टा भी ऐसे करके है, और कंसिक्यूटिव जो रेडियस है, ठीक है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये जो कंसिक्यूटिव रेडियस का पोटेंशियल रेडियस का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट है, इसका मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट है। ओवरऑल घुमा फिरा करके तुमसे ये बात किया है कि इसमें रो माने स्फीयर में रो बदल रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सॉरी इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। रो बदल रहा है और इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि रो का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो रो बदलेगा तो दो केस होता है, रो का इक्वेशन दे करके ई पूछता है, या कभी कभी क्या करता है कि रो कैसे बदल रहा है उसी के बारे में बात कर लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि रो कैसे बदल रहा है उसके बारे में बात करना चाह रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये आपको क्लास में ही बताया गया है कि रो अगर बदल रहा है, ठीक है, तो हम लोग प्रोसीड कैसे करते हैं। तो दो तरीका, एक तरीका तो क्या है कि जिस जगह पर आपको निकालना है, मान ले कि इस जगह पर हमको क्या निकालना है, आर दूरी पर इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे कि इसके अंदर में जितना चार्ज होगा उसको Q मान लेंगे। अगर यहाँ पर हमको इंटेंसिटी निकालना है तो जिसके जितना अंदर में चार्ज होगा उसको Q मान लेंगे, तो वहाँ इंटेंसिटी हो जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर इंटेंसिटी, और वो दिया हुआ है कि कांस्टेंट है। तो चलो इसको भी बोल देते हैं कि E0 है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा KQ इक्वल टू E0 आर स्क्वायर। ये मेथड पता होना चाहिए जी कि कैसे प्रोसीड करते हैं। रो दे देगा तो इंटेंसिटी निकालना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो लगा के इंटीग्रेट कर करके Q को निकालते हैं, सेंटर पर रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। और अगर रो नहीं देगा तो हम लोग जहाँ पर निकालना आता है ना, हम लोग मान लेते हैं कि उसके अंदर में Q चार्ज है, तब तो KQ बाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा इंटेंसिटी के। और उसके बाद याद ही रहना चाहिए कि Q को एक तरफ रख कर करके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्यों, ताकि आगे पता चलेगा
आगे पता चलेगा क्यों ऐसा किया जाता है। तो ये याद रहना चाहिए, क्लास में बताया जाता है उसी समय से। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा था के, और क्यू का डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा डी क्यू। ये बराबर हो जाएगा ई नॉट और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r dr। और डी क्यू को हम लोग कैसे खोल देते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर dr इंटू रो फंक्शन है आर का, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा ई नॉट इंटू 2r इंटू dr। ये याद रहेगा तभी प्रोसीड कर पाओगे इसे। ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 हो गया, तो यहाँ से रो जो हो गया वो बराबर हो गया ई नॉट, और इसको इधर फेंक हो गया तो हो जाएगा 2 पाई के आर। तो यहाँ से ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो पता चल गया होगा कि रो जो है वो वैरी कर रहा है 1/r से। तो रो वैरी कर रहा है 1/r से, ये वाला हो गया, ठीक है। तो एक मेथड ये वाला होता है, और एक मेथड और क्या होता है कि अगर आप ट्रायल में डील करिएगा तो कैसे डील करिएगा कि थोड़े यहीं पर लिख देते। तो ट्रायल में डील करिएगा तो r दूरी पर इंटेंसिटी आपको निकालना है। तो क्या करेंगे कि r दूरी तक का हम लोग चार्ज निकालेंगे। कैसे, तो r दूरी तक का चार्ज निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, और के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा देंगे तो इंटेंसिटी हो जाएगा के, और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो। तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 से r, ये समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। के इंटेंसिटी निकालना है r दूरी पर, तो इसके अंदर का चार्ज कैसे निकलेगा, तो इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो, 0 से r तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी चार्ज रहेगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा इंटेंसिटी। और ये वाला तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आर स्क्वायर है तो पूरे इंटीग्रेशन से आर स्क्वायर ही बाहर आना चाहिए। तो पूरे इंटीग्रेशन से आर स्क्वायर बाहर तभी आएगा जब अंदर में फंक्शन केवल आर का बचेगा, और यहाँ पर तो आर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1/r होगा, तभी तो ये 1/r होगा, तो कट जाएगा, तो r dr होगा, तब आर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप पकड़ ले सकते थे कि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r होगा, ठीक है। तो जैसे आप प्रोसीड करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए। इधर से तो करने के लिए आपको क्या है कि दिमाग में पहले सेट रहना चाहिए कि ऐसे बढ़ जाते हैं। और इधर वाला में क्या होगा कि ये भी बता दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि शुरुआत बार में भी दिमाग लग सकता है आदमी का, थोड़ा सा दिमाग चलाएगा तो क्या कि इंटेंसिटी निकालना है, तो चार्ज को इंटीग्रेट करके इस पर, चूँकि रो आप नहीं जान रहे हैं तो इसका इंटीग्रेट करके वैल्यू नहीं निकाल सकते। रो जानते थे इंटीग्रेट होता है, रो नहीं जान रहे हैं तो हम लोग पहले इस फॉर्मेट में लिख दिए, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इतना। अब इसका जो भी फंक्शन रहेगा तो हम लोग ट्रायल मेथड से देखेंगे। जैसे मान लो कि फंक्शन रहता किसका, सपोज दैट करो कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता आर स्क्वायर का, तो हम लोग सोचते कि ये आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर r है तो इसका मतलब इससे r पर पावर 4 यहाँ रहना चाहिए, तो r पर पावर 4 तब ये रहेगा जब यहाँ पर r क्यू रहेगा, और ये तब ये होगा जब ये r स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये r होगा, तभी तो r क्यू रहेगा, तब पावर 4 होगा। तो ऐसे करके सोच लिया जाता है, समझ में आ रहा है। तो क्लास में थ्योरी पढ़े हुए रहेगा तब भी समझ में आएगा, अदरवाइज लगेगा क्या क्या बोल रहा है, ठीक है।